रोमांटिक हिंदी कहानी नादान दिल। जब से ईशा यहां आई थी उसने जी भरकर चिनार के पेड़ देख लिए थे। उनकी खुशबू को करीब से महसूस किया था। उसे बहुत भाते थे चिनार के पत्ते। जहां भी जाती एक अपनी डायरी में रखने के लिए ले आती। बहुत ही दिलकश वादियां थीं। उसने आंखों ही आंखों में कुदरत की मनमोहक ठंडक अपने अंदर समेटनी चाहिए। ईशा अपना नाम सुनकर उसकी तंद्रा भंग हुई और फिर छोटी सी पगडंडी से कूदती फांदती होटल के सामने की सड़क पर आ गई। बहुत देर हो गई है, अब चला जाए पासाती। शर्मिला ने कहा, सुबह पहलगाम के लिए जल्दी निकलना है, थोड़ा आराम कर लेंगे ईशा भाभी। तो यहां आकर एकदम बच्ची बन गई हैं। मैंने अभी देखा पहाड़ी में दौड़ती फिर रही थी। वीरेन भाई ने चुटकी ली। ईशा झेंप गई। वह खुद में इतनी गुम थी कि पति परेश और उसके दोस्तों की मौजूदगी ही भूल गई थी। इन हसीन वादियों ने उसके पैरों में जैसे पंख लगा दिए थे। ईशा ने कश्मीर की खूबसूरती के बारे में बहुत पढ़ा और सुना था। अक्सर फिल्मों में लव सॉन्ग गाते हीरो हीरोइन के पीछे दिखती बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर उसकी नजरें ठहर जाती थी और फिर रोमानी ख्यालात मचल उठते। कभी सोचा नहीं था कि गुजरात से इतनी दूर यहां घूमने आएगी और इन वादियों में आजाद पंछी की तरह उड़ती फिरेगी। उसने खुद को एक अरसे बाद इतना खुश पाया था। वे लोग देर तक बस घूम ही रहे थे। अब अंधेरा गहराने लगा तो वापस होटल चल पड़े। शाम से ही पहाड़ों पर हल्की बारिश होने लगी थी। ठंड कुछ और बढ़ गई थी। होटल के अपने नर्म बिस्तर पर करवटें बदलती ईशा की नींद आंख मिचौली खेल रही थी। बगल में सोया परेश गहरी नींद में डूबा था। रात काफी बीत चुकी थी। उसने एक बार फिर घड़ी पर नजर डाली। वक्त जैसे कट ही नहीं रहा था। हैरत की बात थी कि दिन भर घूमने के बाद भी थकान का नामोनिशान न था। ख्यालों का काफिला गुजरता जा रहा था कि एकाएक दो नीली आंखें जैसे सामने आ गई। झील सा नीला रंग लिए रशीद की आंखें। वह 2 दिनों से उन लोगों का ड्राइवर एवं गार्ड बना था। जिस दिन वे लोग होटल पहुंचे थे, परेश ने घूमने के लिए रशीद की ही गाड़ी बुक कराई थी। किसी विदेशी मॉडल सा दिखने वाला गोरा चिट्टा रशीद स्वभाव से भी बड़ा मीठा था। उसके बारे में एक और बात उन लोगों को पसंद आई कि वह कहीं पास ही रहता था। वे जब भी बुलाते तुरंत हाजिर हो जाता। 2 दिनों में ही रशीद ने उन्हें करीब हर घूमने लायक जगह दिखा दी थी। ईशा रशीद से उन जगहों के बारे में बहुत सी बातें पूछती और पूरी जानकारी अपनी डायरी में लिख लेती। ईशा को डायरी लिखने का शौक था। उसके हर अच्छे बुरे अनुभव की साक्षी थी उसकी डायरी। बाकी लोग अपने काम से काम रखने वाले थे, मगर ईशा के बातूनीपन की वजह से रशीद और ईशा के बीच खूब बातें होती और लगभग एक ही उम्र के होने की वजह से बहुत सी बातों में दोनों की पसंद भी मिलती थी। अक्सर ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठी ईशा जब कभी अचानक सामने देखती, शीशे में उसकी ओर रशीद की नजरें टकरा जाती। झेप कर ईशा नजरें झुका लेती। रशीद भी थोड़ा शर्मा जाता। उसके साथ हुई बातों से ईशा को पता चला कि वह पढ़ा लिखा है और किसी बेहतर काम की तलाश में है। छोटी बहन की शादी की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी, जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। उसकी सादगी भरी बातों से ईशा के दिल में उसके प्रति हमदर्दी पैदा हो गई थी, जिसमें दोस्ती की महक भी शामिल थी। अहमदाबाद के रहने वाले परेश और ईशा की शादी को कम ही अरसा हुआ था। मर्जी के खिलाफ हुई इस शादी से ईशा खुश नहीं थी। पारंपरिक विचारों वाले परिवार में पली बड़ी ईशा अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी, मगर जब मैनेजमेंट की पढ़ाई के बीच ही घर वालों ने एक खाते पीते व्यापारी परिवार के लड़के परेश से रिश्ता तय कर दिया, तो ईशा के कुछ कर दिखाने के सपने अधूरे ही रह गए। वह किसी बड़ी नौकरी में अपनी काबिलियत साबित करना चाहती थी। बहुत झगड़ी थी घर वालों से, पर पिता ने बीमार होने का जो जबरदस्त नाटक खेला था, उस दबाव में आकर ईशा ने हथियार डाल दिए थे। ऊपर से मां ने भी पिता का ही साथ दिया। ईशा को समझाया कि उसे कौन सी नौकरी करनी है। व्यापारी परिवार की बहुएं तो बस घर संभालती है। शादी के बाद पति परेश के स्वभाव का विरोधाभास भी दोनों के बीच की दीवार बना। दोनों मन से जुड़ ही नहीं पाए थे। एक फासला हमेशा बरकरार रहता, जिसे न कभी ईशा भर पाई न ही परेश। जिस मलाल को लेकर ईशा का मन आहत था, परेश ने कभी उस पर प्यार का मरहम तक लगाने की कोशिश नहीं की।
घर का इकलौता बेटा परेश अपने पिता के साथ खानदानी कारोबार में व्यस्त रहता। सुबह का निकला देर रात ही घर लौटता था। एक बंधे बंधाए ढर्रे पर जिंदगी बिताते परेश और ईशा नदी के दो किनारों जैसे थे, जो साथ चलते तो है मगर कभी एक नहीं हो पाते। ईशा पैसे की अहमियत समझती थी, मगर जिंदगी के लिए सिर्फ पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। परेश उसके लिए वक्त निकालने की कोई जरूरत तक नहीं समझता था। यह और बात थी कि दोनों हमबिस्तर होते, मगर वह मिलन सूखी रेत पर पानी की बूंदों जैसा होता, जो ऊपर ही ऊपर सूख जाता, अंदर तक भिगोता ही नहीं था। चुलबुली और बातूनी ईशा शादी के बाद उत्साहहीन रहने लगी। आम पतियों की तरह परेश उस पर जब तब रोब नहीं गांठता था। दोनों के बीच कोई खटास या मनमुटाव भी नहीं था, मगर वह कशिश भी नहीं थी जो दो दिलों को एक दूजे के लिए धड़काती है। वीरेन और परेश की दोस्ती पुरानी थी। वीरेन को दोस्त का हाल खूब पता था। वीरेन ने एक दिन परेश को सुझाव दिया कि ईशा के साथ कुछ वक्त अकेले में बिताने के लिए दोनों को घर से कहीं दूर घुमाना चाहिए। ईशा जानती थी कि वीरेन भाई उनके हितैषी हैं, मगर परेशानी यह थी कि परेश के मन की था ईशा अभी तक नहीं लगा पाई थी। परेश उससे कितना तटस्थ रहता, पर ईशा कोई कदम नहीं उठाती उस दूरी को मिटाने के लिए। अपने घर वालों की मनमर्जी का बदला एक तरह से वह अपनी शादी से ले रही थी। यह बात उसके मन में घर कर गई थी कि कहीं ना कहीं परेश भी उतना ही दोषी है जितने ईशा के मां बाप। वह सबको दिखा देना चाहती थी कि वह इस जबरदस्ती थोपे गए रिश्ते से खुश नहीं है। शादी के बाद कुछ कारोबारी जिम्मेदारियों के चलते दोनों कहीं नहीं जा पाए थे, और ईशा ने भी कभी कहीं जाने की उत्सुकता नहीं दिखाई। इस तरह से उनका हनीमून कभी हुआ ही नहीं। अब जब अकेले घूम आने की चर्चा हुई तो ईशा को लग रहा था कि परेश और वह एक दूसरे के साथ से जल्दी ऊब जाएंगे। अतः उसने वीरेन और उसकी पत्नी शर्मिला को साथ चलने को कहा। सबने मिलकर जगह का चुनाव किया और कश्मीर आ गए। रात के अंधेरे में हाउस बोटों की रोशनी जब पानी पर पड़ती तो किसी नगीने सी झिलमिलाती झील और भी खूबसूरत लगती। ईशा पानी में बनती मिटती रंगीन रोशनी को घंटों निहारती रही। कदमकदम पर अपना हुस्न बिछाए बैठी कुदरत ने उसके दिल के तार झंझना दिए। उसका मन किया कि परेश उसके करीब आए, उससे अपने दिल की बात करे। अपने अन्न को कुचलकर वह खुद फोल नहीं करना चाहती थी। उनके पास बेशुमार मौके थे। इन खूबसूरत नजारों में एक दूसरे के करीब आने के बशर्ते परेश भी यही महसूस करता। शर्मिला और ईशा दोस्त जरूर थी, मगर दोस्ती उतनी गहरी भी नहीं थी कि ईशा उससे अपना दुखड़ा रोती। ऐसे में वह खुद को और भी तन्हा महसूस करती, लिए वह घोड़े को धीमी रफ्तार से ले जा रहा था। और धीरे चलो रशीद, वरना मैं गिर जाऊंगी। ईशा को डर था कि जरूर उसका घोड़ा इस पतली पगडंडी में फिसल पड़ेगा और वह गिर जाएगी। आप फिक्र न करो मैडम जी, आपको कुछ नहीं होगा। धीरे चले तो बहुत देर हो जाएगी। रशीद दिन रात इन रास्तों का अभ्यस्त था। उसने घोड़े की लगाम खींचकर थोड़ा तेज किया ही था कि वही हुआ जिसका ईशा को डर था। घोड़ा जरा सा लड़खड़ा गया और ईशा संतुलन खोकर उसकी पीठ से फिसल गई। एक चीख उसके मुंह से निकल पड़ी। रशीद ने लपक कर उसे थाम लिया और दोनों ही गीली जमीन पर गिर पड़े। ईशा के घने बालों ने रशीद का चेहरा ढांप लिया। दोनों इतने पास थे कि उनकी सांसें आपस में टकराने लगी। रशीद का स्पर्श उसे ऐसा लगा जैसे बिजली का तार छू गया हो। रशीद की बाहों ने उसे घेरा था। उस अजीब सी हालत में दोनों की आंखें मिली तो ईशा के तन बदन में जैसे आग लग गई। चिकन की कुर्ती भीगकर उसके बदन से चिपक गई थी। मारे शर्म के ईशा का चेहरा लाल हो उठा। उसकी पलकें झुकी जा रही थी। उसने खुद को अलग करने की पूरी कोशिश की। दोनों को उस फिसलन भरी डगर पर संभलने में वक्त लग गया। पूरा रास्ता दोनों खामोश रहे। उस एक पल ने उनकी सहज दोस्ती को जैसे चुनौती दे दी थी। बेखुदी में ईशा को कुछ याद नहीं रहा कि कब वह होटल पहुंची। गेट से अंदर आते ही उसने देखा परेश, वीरेन और शर्मिला होटल की लॉबी में बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। परेश लपक कर उसके पास आया। ईशा के कपड़ों में मिट्टी लगी थी। उसने बताया कि वह घोड़े से फिसल गई थी। परेश चिंतित हो उठा। शर्मिला और वीरेन को भी फिक्र हो गई। ईशा ने जब तीनों को आश्वस्त किया कि वह एकदम ठीक है, तब सबको तसल्ली हुई।
ईशा शावर की गर्म बौछार में बड़ी देर तक बालों से मिट्टी छुड़ती रही। जितना ही खुद को संयत करने की कोशिश करती, उतनी ही और बेचैन हो जाती। आज की घटना रह रहकर विचलित कर रही थी। आंखें बंद करते ही रशीद का चेहरा सामने आ जाता। उन बांहों की गिरफ्त अभी तक उसे महसूस हो रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था उसके साथ, वह समझ नहीं पा रही थी। पहले तो कभी उसे यह एहसास नहीं हुआ था, तब भी नहीं जब परेश रात के अंधेरे में बिस्तर पर उसे टटोलता। परेश ने उसके लिए सूप का ऑर्डर दे दिया था और खाना भी कमरे में ही मंगवा लिया था। ईशा घर से फोन आया था, मुझे कल वापस जाना होगा, परेश ने खाना खाते हुए बताया। अचानक क्यों, हम 2 दिन बाद जाने ही वाले हैं ना? ईशा ने पूछा। तुम नहीं, बस मैं जाऊंगा, कोई जरूरी काम आ गया है। मेरा जाना जरूरी है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैंने सब एडवांस बुकिंग करवाई है। कल सुबह हम लोग श्रीनगर जा रहे हैं, जहां से मैं एयरपोर्ट चला जाऊंगा, तो फिर मैं वहां अकेली क्या करूंगी? 2 दिन बाद चलेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? ईशा को यह बात अटपटी लग रही थी कि दोनों साथ में छुट्टियां बिताने आए थे और अब इस तरह परेश अकेला वापस जा रहा है। मैं अगर कल नहीं पहुंचा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। यह डील हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। देखो, तुम समझने की कोशिश करो, वैसे भी तुम कुछ दिन और रुकना चाहती थी, घूमना चाहती थी, और फिर तुम अकेली नहीं हो, वीरेन और शर्मिला भाभी तुम्हारे साथ है। तब तक घूमो फिरो, यहां काफी कुछ है देखने के लिए। परेश ने बात खत्म की। परेश के स्वभाव की यही खासियत थी कि वह दिल का बहुत उदार था। परेश को आराम से खाना खाते देखकर ईशा को उसके प्रति अपनी बेरुखी कहीं कचोटने लगी। बेशक वह चाहता तो ईशा को अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये ईशा की ही जिद थी कि कुछ दिन और रुका जाए, जिसे परेश ने मान भी लिया था। वजह क्या थी उसकी समझ नहीं आ रहा था, पर अब परेश का इस तरह बीच में ही उसे अकेला यहां छोड़कर जाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक शाल लपेटकर ईशा बालकनी में आ गई। ठंडी हवा ने बदन को सिहरा दिया। बाहर सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे। होटल में रुके टूरिस्ट दिन भर की थकान के बाद आराम कर रहे थे। चारों तरफ नीरवता पसरी थी। ईशा का ध्यान गेट के पास टिमटिमाती रोशनी पर गया। यह उनकी गाड़ी थी जो उन लोगों ने किराए पर ली थी। सुबह उन्हें जल्दी निकलना था, तो रशीद ने गाड़ी वहीं खड़ी कर दी थी। उस अंधेरे में भी ईशा ने रशीद की आंखें पहचान ली। वह ईशा को ही देख रहा था। उसने हाथ से कुछ इशारा किया। परेश टीवी पर खबरें देखने में व्यस्त था। ईशा कमरे से निकलकर बालकनी से गेट पर आई। बोली, क्या बात है? ईशा के लहजे में संकोच था। कितनी नादान थी वह, रशीद के एक इशारे पर दौड़ी चली आई। रशीद करीब आया और अपनी जींस की जेब से कुछ निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। होटल के गेट से आती रोशनी में ईशा ने देखा, उसके कान का झुमका था। अनायास हाथ कान पर चला गया। एक झुमका गायब था। जब वह घोड़े से फिसली थी तब गिर गया होगा, मगर एक मामूली झुमके के लिए रशीद इतनी देर से क्यों उसका इंतजार कर रहा था? अब तक तो उसे चले जाना चाहिए था। ईशा ने रशीद की तरफ देखा, जो न जाने कब से टकटकी लगाए उसे ही देख रहा था। इसे तुम सुबह भी दे सकते थे। न चाहते हुए भी उसकी आवाज में तल्खी आ गई। मुझे लगा आप इसे ढूंढ रही होंगी, रशीद बोला, और फिर पलटकर तेज कदमों से सड़क के उस पार चला गया। नींद फिर उसके साथ आंख मिचौली करने लगी थी। उसने अपनी तरफ के साइड लैंप को जलाकर डायरी निकाल ली और बड़ी देर तक कुछ लिखती रही। जब लिखना बंद किया तो ख्यालों ने आ घेरा। उसे शादी के दिन से अब तक परेश के साथ बिताए लम्हे याद आने लगे। परेश उसकी खुशी का ध्यान रखता था। यह बात उसने जानकर भी कभी नहीं मानी। उसके अहन ने एक पत्नी को कभी समर्पण नहीं करने दिया। परेश ने कभी उस पर अपनी इच्छा नहीं थोपी, और ईशा इस बात से और भी परेशान हो जाती। आखिर वह किस बात का बदला ले परेश से? अपने सपनों के बारे में उसने परेश को तो कभी बताया ही नहीं था, तो उसे कैसे मालूम होता कि ईशा क्यों खफा है? जिंदगी से आज उसके अंदर यह परिवर्तन अचानक कैसे आ गया? परेश के लिए उसके दिल में कोमल भावनाएं जाग गई थी, जो अब तक निष्ठुर सो रही थी। जो रिश्ता सूखे ठूंठ सा था, वहीं से एक कोपल फूट निकली थी आज। सुबह के न जाने किस पहर में ईशा को नींद आई और वह बेसुध सो रही थी। परेश उसे बार बार जगाने की कोशिश कर रहा था। हड़बड़ी में उठकर ईशा जल्दी से तैयार होकर सबके साथ गाड़ी में जा बैठी।
गाड़ी तेज रफ्तार से भाग रही थी। दिलकश नजारे पीछे छूटते जा रहे थे। ईशा जितनी बार सामने की तरफ देखती, दो नीली आंखें उसे ही देख रही होती। यह हर बार इत्तेफाक नहीं हो सकता था। सब खामोश थे। रेडियो पर एक रोमांटिक गाना बज रहा था। प्यार कर लिया तो क्या प्यार है खता नहीं। किशोर कुमार की नशीली आवाज में गाने के बोल और भी मुखर हो उठे। रशीद ने जानबूझकर वॉल्यूम बढ़ा दिया और एक बार फिर शीशे में दोनों की आंखें मिली। सबकी नजरों से बेखबर ईशा का दिल जैसे चोर बन गया था। उसे खुद पर ही शर्म आने लगी। परेश को अभी निकलना था अहमदाबाद के लिए। अभी 2 दिन और ईशा को यही रहना था और इन 2 दिनों में वह इसी तरह रशीद की गाड़ी में घूमते रहेंगे। बार बार एक ख्याल उसके दिल में चुभ रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। बीती शाम की बातें ईशा भूली नहीं थी और रात को जब वह रशीद से मिली थी तो उसकी आंखों में अपने लिए जो कुछ भी महसूस किया था, उसे यकीन था इन 2 दिनों का साथ उस आग को और भड़का देगा। अचानक उसे परेश की जरूरत महसूस होने लगी। वह परेश की पत्नी है और किसी को भी हक नहीं है उसके बारे में इस तरह सोचने का। उसने अपना सिर झटक कर इन ख्यालों को भी झटक देना चाहा कि नहीं, इन सब बातों का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। माना कि उसके और परेश के बीच प्यार नहीं है, मगर किसी और के लिए भी वह अपने दिल को इस तरह नादान नहीं बनने देगी, हरगिज नहीं। उसने खुद को ही यकीन दिलाया। एयरपोर्ट पहुंचकर जब सब गाड़ी से उतरे तो ईशा ने परेश के साथ ही अपना बैग भी उतरवा लिया। तुम क्यों अपना सामान निकाल रही हो? परेश ने उसे चौंक कर देखा। मैं आपके साथ ही चल रही हूं, टिकट मिल जाएगा ना? उसके अचानक इस फैसले से वीरेन और शर्मिला भी चौंक गए कि कल तक तो वह बहुत उतावली हो रही थी। यहां कुछ और दिन बिताने के लिए ईशा भाभी परेश भाई के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। आज पता चला इनके दिल का हाल बहुत चाहने वाली पत्नी पाई है परेश भाई। शर्मिला ने ईशा और परेश को छेड़ा। परेश भी एक सुखद आश्चर्य से भर उठा कि क्या सच में ईशा के दिल में उसके लिए प्यार छिपा था। धूप का चश्मा आंखों पर लगा ईशा ने आंखों के कोनों से देखा। रशीद अपनी नीली आंखों से निहारता हुआ गाड़ी के बाहर खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। फ्लाइट का वक्त हो चला था। दोनों गेट की ओर बढ़ने लगे तो शर्मिला और वीरेन ने हाथ हिलाकर उन्हें विदाई दी। ईशा ने मुड़कर देखा। रशीद के चेहरे पर हैरानी और उदासी थी, मगर ईशा का दिल शांत था। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। वह पलटी और रशीद के पास आई। आप जा रही हैं? आपने बताया नहीं, आहत से स्वर में रशीद ने पूछा। अपना हैंडबैग खोलकर उसने एक लिफाफा निकालकर रशीद की तरफ बढ़ा दिया। रशीद ने उसे सवालिया नजरों से देखा। तुम्हारी बहन की शादी में तो मैं आ नहीं पाऊंगी, इसलिए मेरी तरफ से यह उसके लिए है। रशीद ने इनकार किया तो ईशा ने बड़े अधिकार से उसका हाथ पकड़कर लिफाफा हाथ में थमा दिया। आखिरी बार फिर 2 जोड़ी आंखें मिली और फिर एक प्यारी मुस्कुराहट के साथ ईशा ने विदा ली।